नमस्कार साथियों, मैं विवेक आप लोगों का स्वागत करता हूं साहित्य गुरु यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि हम यूजीसी नेट जेआरएफ हिंदी साहित्य की तैयारी कर रहे हैं, हर यूनिट के महत्वपूर्ण तथ्यों को देख रहे हैं, उसके महत्वपूर्ण तथ्यों को याद करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज की जो यूनिट है, आज जिस पे मैं पीवाईक्यूज़ को लेके आया हूँ, पूरी डिटेल में लेके आया हूँ। हम सवाल कम करेंगे, लेकिन उन सवालों में आने वाले जितने तथ्य हैं, उन सवालों से जितने तथ्य बन सकते हैं, उन सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे और याद करने की कोशिश करेंगे कि जो यूजीसी है वह हमसे चाहती क्या है, वह किस प्रकार के जो एनटी है प्रश्न हमसे पूछेगी। तो देखिए, आज हम कहानी के जो यूनिट है उसके माध्यम से हम तमाम महत्वपूर्ण तथ्यों को याद करने की कोशिश करेंगे। और ये जितने भी मैं प्रश्न लाया हूँ, ये सारे के सारे पीवाईक्यूज क्वेश्चन है। पीवाईक्यूज के आधार पे ही उनके डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ आपके सामने लाया हूँ। तो देखिए, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होगा और आपको बहुत ही अच्छा लगेगा कि आप एक क्वेश्चन से मतलब बहुत सारे तथ्यों को जानेंगे और आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि इतने डीप में कोई भी यूट्यूब पे नहीं बताता। तो चलिए, बिना देर किए हम शुरू करते हैं और चीज़ों को देखना प्रारंभ करते हैं। एक बात बता दूं कि देखिए, मैं जब कोई भी लेक्चर लेता हूँ तो बाद में उसकी पीडीएफ भी मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड करता हूँ। तो अगर आपको रिवीजन करना हो तो आप टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। मैंने वहाँ पे बहुत सारा कंटेंट जो है फ्री में प्रोवाइड कर रखा है। अगर आपने कोई नोट्स नहीं बनाया है या आपके पास कोई रिवीजन मतलब रिवाइज करने के लिए कोई भी नोट्स नहीं है या कोई भी बुक नहीं है, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के आप वहाँ पे जाके मतलब ढेर सारा कंटेंट है, अगर आपने उसी को 4 से 5 बार रिवाइज कर लिया तो आपका जो नेट क्वालिफाई होने के चांसेस है बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं। आप जेआरएफ भी क्वालिफाई कर सकते हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारा कंटेंट जो है वहाँ पे ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखा है। तो चलिए, आज हम पहले प्रश्न को देखेंगे और देखेंगे कि जो पहला प्रश्न है वह क्या है। देखिए, पहला सवाल है, अकहानी आंदोलन के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अकहानी आंदोलन, आपने पढ़ा होगा कि अकहानी आंदोलन क्या है। तो देखिए, इसके जो ऑप्शन दिए गए वो क्या है। पहला ऑप्शन देखिए क्या है, अकहानी का मूल स्वर विरोध और निषेध का है। तो ये जो बात है ये सही है। और क्या देखिए, गंगा प्रसाद बिमल और रविंद्र कालिया इस आंदोलन के प्रमुख प्रवक्ताओं में से रहे हैं। तो ये जो बात है, ये बात थोड़ी सी ये बात ठीक नहीं है, क्योंकि गंगा प्रसाद बिमल और ये रविंद्र कालिया जो है कहानी के अंतर्गत नहीं आते। और देखिए क्या है, एक और जिंदगी, 9 साल छोटी पत्नी, जहां लक्ष्मी कैद है, आदि कहानियां कहानी के उदाहरण है। और देखिए, एब्सर्ड थिएटर, एंटी स्टोरी, अस्तित्ववाद और बीट जनरेशन आदि के तत्व कहानी की प्रमुख प्रवृत्तियों का निर्धारण करते हैं। तो ये बात भी सही है। और देखिए क्या, कहानी में मोहन राकेश, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव आदि कहानी आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर हैं। तो मोहन राकेश और राजेंद्र यादव जो है ये सब कहानी के अंतर्गत नहीं आते। सॉरी, ये जो ऊपर वाला पॉइंट था गंगा प्रसाद बिमल और रविंद्र कालिया, ये सारे के सारे जो है कहानी के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए हम इसके उत्तर को देखेंगे कि इसका जो सही उत्तर है वह क्या है। ऑप्शन दिया हुआ है बी सी ई, ए बी डी, केवल ए बी ई या केवल बी डी ई। तो देखिए, इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा। कहानी आंदोलन के बारे में जो सही कथन है ए बी और डी है। ए बी और डी जो है इसका सही कथन है। देखिए, प्रवर्तक जो है कहानी आंदोलन के प्रवर्तक पूछा जाएगा कौन है, निर्मल वर्मा। निर्मल वर्मा, जिनकी कहानी संग्रह है परिंदे, और कहानी भी जो है परिंदे ही नाम से प्रकाशित है। ठीक है, तो निर्मल वर्मा इसके प्रवर्तक माने जाते हैं कहानी आंदोलन के। इनका जो समय रहा है 1960 में, और जो इनका परिंदे का कहानी संग्रह है वह भी 1960 में ही प्रकाशित हुआ है। देखिए, मुख्य बातें जो है, डॉक्टर नामवर सिंह ने निर्मल वर्मा को इस कहानी आंदोलन का प्रवर्तक उनकी कहानी एक और शुरुआत के आधार पर बताया है। और देखिए क्या है, कहानी का मूल स्वर विरोध और निषेध का है। गंगा प्रसाद बिमल और रविंद्र कालिया इस आंदोलन के प्रमुख प्रवर्तकों में से रहे हैं, और एब्सर्ड थिएटर, एंटी स्टोरी और अस्तित्ववाद और बीट जनरेशन आदि के तत्व कहानी की प्रकृति का निर्धारण करते हैं। तो ये सारे के सारे जो है कहानी के तथ्य हैं।
तो आप इन तत्वों को याद करके रखिए, क्योंकि प्रश्न जो है आजकल एनटीए इसी प्रकार से बना रहा है। और प्रश्न जो है यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं आप, तो हाई लेवल के ही आपसे पूछेगा। एमसीक्यू में छोटे छोटे प्रश्न जो है वह अब टीजीटी पीजीटी में मतलब उनमें भी बहुत ही कम पूछे जाते हैं। देखिए एक और जिंदगी, 9 साल छोटी पत्नी, जहां लक्ष्मी कैद आदि कहानी नई कहानी आंदोलन के उदाहरण है। तो नई कहानी आंदोलन के ये सारी जो कहानियां हैं, ये जितनी भी ये सारे उदाहरण हैं। मोहन राकेश, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव आदि नई कहानी आंदोलन के हस्ताक्षर हैं। तो ये जो कथन है ये भी सही है। और देखिए क्या है, कहानी आंदोलनों को देखते हैं और उनका समय भी देखते हैं कि कितने कहानी आंदोलन हमें देखने को मिलते हैं। तो देखिए नई कहानी का जो शुरुआत है 1950 ईस्वी में मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, ये सारे प्रमुख कथाकार के रूप में हमें देखने को मिलते हैं। सचेतन कहानी 1964 ईस्वी में महीप सिंह आधार नामक इन लोगों ने शुरू किया। समकालीन कहानी 1960 ईस्वी गंगा प्रसाद विमल इन सब लोगों ने शुरू किया। और समांतर कहानी 1971 ईस्वी कमलेश्वर इन लोगों ने शुरू किया। देखिए जिस प्रकार से कहानी आंदोलन हमें देखने को मिल रहे हैं, उसी प्रकार से कविता भी है। नई कविता है, सचेतन कविता है, समकालीन कविता है, समानांतर कविता है। तो ये कहानी जिस प्रकार से जिस तरह कहानी जिस समय चल रही है, उसी तरह से कविताओं का भी दौर चल रहा है। देखिए 1960 की जो कहानियां हैं समकालीन कहानी के नाम से है, उस समय की जो वो कविताएं हैं उनको हम साठोत्तरी कविता कहते हैं या समकालीन कविता भी कहते हैं। तो इन तत्वों को आप याद रखिए, तथ्यों को याद रखिए, क्योंकि प्रश्न जो है इसी से बनेंगे। देखिए प्रश्न दूसरा क्या है, निम्न में से कौन अज्ञेय द्वारा रचित कहानी नहीं है। अज्ञेय आप जानते होंगे मनोवैज्ञानिक व्यक्ति हैं, साइंस स्ट्रीम से इन्होंने पढ़ाई की थी। तो ये जो है मतलब सही चीज़ों को, मतलब जो वो सत्य हो सकती है उन सभी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो देखिए क्या, विपथगा इनकी कहानी है। नदी के द्वीप इनकी कविता संग्रह है। देखिए कविता है, नदी के द्वीप जो है ना अज्ञेय का कविता है, नदी के द्वीप इनकी कहानी नहीं है। तो विपथगा भी इनकी कहानी है, नदी के द्वीप भी इन्हीं की रचना है लेकिन कविता है। और शरणार्थी भी इन्हीं की रचना है और जयदोल भी इन्हीं की रचना है। तो देखिए अज्ञेय द्वारा रचित कहानी नदी के द्वीप नहीं है। तो ये क्या है, कहानी नहीं, ये क्या है, कविता है, लेकिन रचनाकार इसके कौन है, अज्ञेय ही है। तो देखिए क्या है, अज्ञेय का जन्म जो है 1911 में हुआ था। अज्ञेय का जन्म कब हुआ था, 1911 में हुआ था। कुशीनगर उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। इनका जो नाम था सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। देखिए मुख्य बातें इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। अज्ञेय जो नाम है इनको किसने दिया, जैनेन्द्र ने दिया है। जैनेन्द्र क्या थे, मनोवैज्ञानिक रचनाकार थे। वे भी मनोविज्ञान को आधार बना करके रचनाएं किया करते थे और अज्ञेय भी इसी धारा के अंतर्गत आते हैं। प्रयोगवाद और नई कविता के शलाका पुरुष जो है अज्ञेय को माना जाता है। प्रयोगवाद और नई कविता, तो इन दोनों के जो प्रवर्तक है या शलाका पुरुष है, अज्ञेय को माना जाता है। निजता की सुरक्षा के कवि, कठिन गद्य के प्रेत। देखिए कठिन गद्य के प्रेत जो है किसको कहा जाता है, अज्ञेय को कहा जाता है। और कठिन काव्य का प्रेत किसको कहा जाता है, आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए, कठिन गद्य के प्रेत जो है अज्ञेय को कहा जाता है। और प्रथम मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार जो है वह अज्ञेय को ही माना जाता है। और देखिए अज्ञेय के कहानी संग्रह, अज्ञेय के कहानी संग्रहों को देख लीजिए। ये कहानी संग्रह है, कहानी नहीं है, तो आप इसको ध्यान से देखिए। विपथगा, विपथगा का जो समय है 1937 ईस्वी में प्रकाशित हुई है। परंपरा 1940 ईस्वी में हुई है। कोठरी की बात 1945 ईस्वी में। शरणार्थी 1948 ईस्वी में। और जयदोल 1951 ईस्वी में। यह तेरे प्रतिरूप 1961 ईस्वी में। और अमर बल्लरी 1945 ईस्वी में। तो ये अज्ञेय की प्रमुख कहानी संग्रह है। तो इन संग्रहों को आप याद कर लीजिए, क्योंकि इनसे प्रश्न जो है पूछे जा चुके हैं। नदी के द्वीप अज्ञेय की कविता है। अज्ञेय की रचना आंगन के पार द्वार 1961 ईस्वी रचना पर इसमें संकलन किया गया, ठीक है। अज्ञेय की रचना क्या है, आंगन के पार द्वार में इसका संकलन है नदी के द्वीप का। 1961 ईस्वी रचना। 1964 ईस्वी में
साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला किस पे? नदी के द्वीप। नदी के द्वीप पे इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला 1964 में इस रचना पे। और देखिए क्या है, इनकी रचना कितनी नावों में कितनी बार 1967 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। देखिए जो साहित्य का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है वह ज्ञानपीठ पुरस्कार, और अज्ञेय को 1967 में जो इनकी रचना है कितनी नावों में कितनी बार, इसके लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिल चुका है। अगर अज्ञेय की पत्रिकाएं देखें तो देखिए प्रतीक पत्रिका के बारे में पूछा गया था अभी 2024 का जो एग्ज़ाम हुआ था, तो प्रतीक पत्रिका 1946 में इन्होंने निकाला। विशाल भारत में भी इन्होंने काम किया है, दिनमान, सैनिक और नए पत्ते, इन सभी पत्रिकाओं में इन्होंने प्रकाशन और मतलब संपादन का काम किया है। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम लगाना है, तो प्रश्न देखिए आ चुका है आपके सामने तीसरा, कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार बताना है कि कौन सी रचना जो है किसकी है और कौन सी रचना जो है कब की है। तो देखिए अग्निखोर का आपको बताना है कि इसका जो समय है कब है। पिंजरा, नीलम देव की राजकन्या और जयदोल। तो देखिए 4 ऑप्शन है हमारे पास, तो अगर आपको कोई एक ऑप्शन भी समझ में आ रहा है तो बताइए। देखिए वैसे जो नीलम देव की राजकन्या है ये सबसे पहली रचना है, 1933 की है, और उसके बाद जितनी भी रचनाएं हैं इसके बाद की हैं। मुझे इतना पता है, मुझे भी सारी नहीं पता। तो देखिए इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, इसको देखते हैं। तो आपको ऑप्शन दिया गया है, तो देखिए हमें ढूंढना पड़ेगा कि मुझे केवल इतना पता है कि जो सी है वो पहला होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन में देखते हैं कि सी किस में आ रहा है पहले। तो सी जो है ना दूसरे नंबर वाले में आ रहा है पहले। तो देखते हैं कि हमारा जो तुक्का है वो सही है या गलत है, तो इसको भी हम देखते हैं। देखिए प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम है CBDA। देखिए हमारा जो तुक्का है सही है, क्योंकि मुझे इतना पता था कि जो नीलम देश की राजकन्या है 1933 ईस्वी की रचना है, पिंजरा 1944 ईस्वी की रचना है, जयदोल 1951 ईस्वी की रचना है, और अग्निखोर 1973 ईस्वी की रचना है। देखिए जयदोल तो अभी हमने पढ़ा कि अज्ञेय की रचना है और 1951 ईस्वी की रचना है, तो ये हमें पता होना चाहिए। और देखिए क्या है, कृति और रचनाकार अगर हम देखें तो देखिए क्या है, नीलम देश की राजकन्या जो है 1933 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ है, जैनेन्द्र कुमार की रचना है और कहानियों का क्या है, संग्रह है। वहीं जो पिंजरा है 1944 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है, उपेंद्र नाथ अष्ट के द्वारा प्रकाशित हुआ है और कहानी है, कहानी संग्रह नहीं है, कहानी है। और देखिए क्या है, जयदोल 1951 ईस्वी का अज्ञेय का कहानी है। और देखिए क्या है, अग्निखोर 1973 ईस्वी की फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी है। तो इसमें 3 कहानियाँ थी और एक जो था नीलम देश की राजकन्या, ये जो थी कहानी संग्रह था। और देखिए क्या है, निर्मल वर्मा द्वारा रचित कहानी नहीं है, तो इसमें से कौन सा जो है निर्मल वर्मा के द्वारा रचित कहानी नहीं है। अंधेरे में निर्मल वर्मा की ही कहानी है। दूसरी दुनिया भी इन्हीं की कहानी है। पिछली गर्मियों में यह भी इन्हीं की कहानी है। और बादलों के घेरे में, तो बादलों के घेरे में ये जो रचना है ये जो है इनकी रचना नहीं है, निर्मल वर्मा की नहीं है, ये किसी और की है। तो देखिए इसका जो ऑप्शन है क्या दिया गया है, देखिए ये ऑप्शन नहीं, उत्तर दे दिया गया डायरेक्ट। कृष्णा सौबती की कुछ अन्य कहानियों को अगर हम देखें तो देखिए क्या है, एक मिनट, ये देखिए अंधेरे में निर्मल वर्मा की कहानी है, दूसरी दुनिया भी इनकी कहानी है और पिछली गर्मियों में भी इनकी कहानी है। जो बादलों के घेरे है ना, ये इनकी रचना नहीं है, ये किसी और की रचना है। तो ये जो 3 है इनकी रचना है। देखिए ऑप्शन जो है कट गए हैं, तो हम उसको छोड़ देते हैं अभी और आगे बढ़ते हैं। कृष्णा सौबती से संबंधित हम महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। देखिए मित्रों मरजानी जो 1967 ईस्वी की रचना है कृष्णा सौबती की, बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। यारों के यार 1968 ईस्वी की रचना है। 3 पहाड़ 1968 ईस्वी की रचना है। ए लड़की 1991 ईस्वी की रचना है। सिक्का बदल गया बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रचना है और 1948 ईस्वी की रचना है। दादी अम्मा, यह भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रचना है। और
मेरी माँ कहाँ है, यह भी इनकी रचना है। तो पहले आपको डेट याद नहीं होंगे, पहले आप ये याद कीजिए कि मित्रों मरजानिया जो रचना है ये कृष्णा सौवित्री की है। यारों की यार, तीन पहाड़, ए लड़की, सिक्का बदल गया, दादी अम्मा और मेरी माँ कहाँ है। तो इस प्रकार से पहले आप कहानियों को याद कीजिए, फिर अगर आप डेट को याद करेंगे तो वो दोनों चीज़ जो है जल्दी याद हो जाएंगी। देखिए और तथ्यों को देखते हैं। सोजे वतन संग्रह की कहानियाँ कौन कौन सी हैं। तो सोजे वतन आपको पता होगा कि प्रेमचंद की कहानियों का संग्रह है। 1908 में इसका प्रकाशन किया था और उस समय जो प्रेमचंद थे, प्रेमचंद के नाम से नहीं लिखते थे, नवाब राय के नाम से लिखा करते थे। देखिए प्रेमचंद को जो नवाब राय नाम है ना, वह उनके चाचा ने दिया था और उनके जो पिता ने नाम दिया था वह था धनपत राय। प्रेमचंद जो नाम है उनको 1915 के बाद जब वे हिंदी में रचना करने लगे तो संपादक के द्वारा दिया गया है, ये नाम है प्रेमचंद। और उसके बाद वो हिंदी में, मतलब हिंदी में जब से उन्होंने रचना करनी प्रारंभ की तो वो प्रेमचंद के नाम से ही करनी प्रारंभ की है। तो देखिए क्या है, सोजे वतन संग्रह की कहानियाँ नहीं है, यही मेरा वतन है। तो देखिए सोजे वतन की बात हो रही है तो यही मेरा वतन है, ये कहानी तो होगी ही। आहुति और सांसारिक प्रेम और देश प्रेम यह भी है। और जुलूस, जुलूस नहीं है और क्या है, जुलूस। हाँ तो देखिए देखते हैं कि कौन कौन सी रचनाएं जो है। ऑप्शन देखिए दिया हुआ ए बी और बी सी और ए सी और सी डी। तो देखिए इसकी जो दो कहानियां हैं, पहला है यही मेरा वतन है, ए और सी। ए और सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ए और सी। देखिए तीसरा ऑप्शन जो है इसका सही है और ये दोनों की दोनों रचनाएं जो है सोजे वतन में हमें देखने को मिलती है। देखिए सोजे वतन संग्रह की कहानियां हैं, यही मेरा वतन है, सांसारिक प्रेम और देश प्रेम। तो सोजे वतन जैसा कि आपको पता लग रहा होगा कि वतन की बात की जा रही है तो इसमें संकलित है। देखिए क्या है, सोजे वतन संग्रह की कहानियाँ कौन कौन सी है। तो दुनिया का सबसे अनमोल रत्न, दुनिया का सबसे अनमोल रत्न जो है सोजे वतन में संकलित है। शेख मखमूर, शेख मखमूर भी ये इसमें संकलित है। यही मेरा वतन है, शोक का पुरस्कार और सांसारिक प्रेम, ये सारी जो कहानियाँ हैं इस कहानी संग्रह में संकलित है। और सोजे वतन नामक कहानी संग्रह के रचनाकार नवाब राय प्रेमचंद है ना। प्रेमचंद पहले किस नाम से रचना किया करते थे, नवाब राय के नाम से किया करते थे और उर्दू में रचना किया करते थे। पहले हिंदी, शुरू से प्रेमचंद जो है हिंदी में नहीं लिखते हैं, पहले वे उर्दू में लिखा करते थे, उर्दू फारसी में, और बाद में वे जो है हिंदी में लिखना प्रारंभ कर दिए। देखिए क्या है, सोजे वतन का जो प्रकाशन है 1908 में हुआ है। सोजे वतन का अर्थ है, सोजे वतन का देखिए मतलब क्या है, देश का मातम, मतलब देश का जो मातम है वही सोजे वतन है। तो देखिए देश के मातम को सोजे वतन कहते हैं। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम लगाना है तो आकाशदीप, आकाशदीप आपको पता होगा कि जयशंकर प्रसाद की रचना है और 1928 की रचना है। तर्क और तूफान नहीं पता किसकी रचना है। और इंद्रजाल जो रचना है, इंद्रजाल, यह भी जयशंकर प्रसाद की है। पाजेब जो है जैनेन्द्र की रचना है और 1961 की रचना है। तो देखिए आकाशदीप जो है सबसे पहले आएगा, ये चीज़ आप ध्यान रखिए, और पाजेब जो है ये बाद में आएगा। तर्क और तूफान और इंद्रजाल, इन दोनों का मुझे डेट नहीं पता है। तो देखिए इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, ए बी सी डी ऑप्शन दिया हुआ है, यस। तो देखिए हम पहले ए वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो इसका जो सही उत्तर होगा, इसका जो सही उत्तर होगा ए सी डी बी, ए सी डी बी। इसका जो सही उत्तर होना चाहिए वह होना चाहिए तीसरा। तो देखते हैं इसका जो सही उत्तर है वो क्या है। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम है ए सी डी बी। देखिए इसका जो सही उत्तर है तीसरा ही है। और देखिए रचना, प्रकाशन वर्ष और विधा और रचनाकार। आकाशदीप 1928 ईस्वी की रचना है, कहानी संग्रह है, जयशंकर प्रसाद की रचना है। इंद्रजाल 1936 ईस्वी की रचना है, कहानी है और जयशंकर प्रसाद की ही रचना है। पाजेब जो है 1942 ईस्वी की रचना है, कहानी है, जैनेन्द्र की है, 1942 की रचना है पाजेब, 1961 की नहीं है। तो 1942 ईस्वी की रचना है। तर्क और तूफान जो है 1944 ईस्वी की रचना है और यशपाल की रचना है। तो ये सारे जो है महत्वपूर्ण रचनाएं हैं
और इनसे जो है प्रश्न बन चुके हैं, तो संभावना सबसे ज़्यादा है कि प्रश्न जो हैं अभी पूछे जो जाने वाले हैं इन्हीं से बनने की संभावना सबसे ज़्यादा है। और देखिए चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित कहानी नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कि चंद्रधर शर्मा द्वारा कौन सी कहानी जो है नहीं लिखी गई है। कछुआ धर्म, देखिए कछुआ धर्म जो है चंद्रधर शर्मा की ही रचना है, लेकिन कहानी नहीं है, निबंध है। तो ये आपको पता होना चाहिए। देखिए कभी कभी क्या है कि रचनाकारों के ही मतलब ऑप्शन में दे दिए जाते हैं कि इस रचनाकार की ये कौन सी विधा में रचना है। तो कछुआ धर्म जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की ही रचना है, लेकिन निबंध विधा की रचना है, तो निबंध है, उसने कहा था इन्हीं की रचना है। बुद्धू का कांटा और सुखमय जीवन, देखिए चंद्रधर शर्मा ने अपने जीवन काल में केवल 3 कहानियां लिखी और तीनों कहानियों को यहाँ उल्लेख किया गया है। और इन 3 कहानियों से ये इतने प्रख्यात हो गए, मतलब हिंदी जगत में इनका बहुत बड़ा ऊंचा नाम हो गया। इनकी जो रचना थी उसने कहा था बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। और पहली फ्लैशबैक मतलब एक तरह से आधारित रचना है जिसमें फ्लैशबैक का वर्णन किया गया है। देखिए क्या है, कछुआ धर्म चंद्रधर शर्मा गुलेरी का निबंध है। इस निबंध के माध्यम से उन्होंने आर्य तथा अनार्य के आपस में विवाद के विषय का वर्णन किया है। इसमें उन्होंने बताया है कि किस तरह आर्यों की अपने भाई अनार्यों से अनबन हो गई, आर्य और अनार्य के बीच का क्या झगड़ा है, उनके बीच झगड़ा कैसे हुआ, इसमें बताया गया है। और क्या है, देखिए आर्य जन आई हुई समस्या का समाधान न करके उससे बचाव का ही रास्ता ढूंढते थे। और देखिए क्या है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म 1883 में हुआ। 1922 में इनका देहांत हो गया। चंद्रधर शर्मा गुलेरी हिंदी के प्रसिद्ध कहानीकार एवं उपन्यासकार माने जाते हैं। वहीं देखिए इनकी जो प्रमुख कहानियां हैं, सुखमय जीवन 1911 ईस्वी की रचना है और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रचना है। बुद्धू का कांटा 1914 ईस्वी की रचना है, उसने कहा था 1915 ईस्वी की रचना है। और देखिए आपके सामने एक प्रश्न और है कि निम्नलिखित में से नई कहानी आंदोलन के कहानीकार कौन कौन हैं। तो दूधनाथ सिंह, निर्मल वर्मा और राजकमल चौधरी, राजेंद्र यादव। तो आपको बताना है कि कौन कौन जो है नई कहानी के मतलब एक तरह से आधारशिला रखने वाले लोगों में से है। तो देखिए दूधनाथ सिंह जो है इसके अंतर्गत नहीं आएंगे, ये दूसरी कहानी के अंतर्गत आते हैं। वही देखिए निर्मल वर्मा जो है नई कहानी के अंतर्गत ही आते हैं। राजकमल चौधरी और राजेंद्र यादव, ये तीनों के तीनों जो है आने चाहिए। तो देखिए ऑप्शन देखते हैं क्या है, ए और डी, बी और डी, ए और सी और सी और डी। तो देखिए इसका जो सही उत्तर होना चाहिए निर्मल वर्मा बी और डी। बी और डी देखते कहीं है क्या, बी और डी, इसका जो सही उत्तर है दूसरा होना चाहिए। तो देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। नई कहानी आंदोलन के कहानीकार हैं निर्मल वर्मा और राजेंद्र यादव। निर्मल वर्मा और राजेंद्र यादव जो है नई कहानी के मतलब प्रवर्तकों में से माने जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रचनाकार माने जाते हैं। और देखिए नई कहानी आंदोलन का प्रारंभ देखिए कब, 1954 ईस्वी के प्रवर्तक है राजेंद्र यादव, मोहन राकेश। देखिए कौन कौन आते हैं नई कहानी के अंतर्गत, तो राजेंद्र यादव आते हैं, मोहन राकेश आते हैं और कमलेश्वर आते हैं। नई कहानी की सबसे महत्वपूर्ण घोषणा है अनुभूति की प्रामाणिकता, मतलब जो लोगों ने अनुभव किया है ना उसी को उन्होंने कहानी के माध्यम से बताने की कोशिश की गई है। भोगे हुए यथार्थ पर बल दिया है, जो उन्होंने भोगा है, जो चीज़ उन्होंने अनुभव किया उसी को उन्होंने अपनी कहानी के माध्यम से प्रस्तुत किया है। राजकमल चौधरी और दूध सिंह का संबंध अकहानी आंदोलन से है। तो राजकमल चौधरी और दूध सिंह जो है अकहानी आंदोलन से संबंधित रचनाकार है, तो आपको ध्यान में रखना चाहिए। अगर हम कहानी संग्रहों की बात करें तो देखिए कहानीकार और रचनाओं को देखते हैं कि राजेंद्र यादव का जन्म 1929 में हुआ था और 2013 में इनका देहांत हो गया। जहां लक्ष्मी कैद है 1953 ईस्वी की राजेंद्र यादव की ही रचना है। और अभिमन्यु की आत्महत्या 1959 ईस्वी की रचना है। टूटना 1966 ईस्वी की रचना है। तो देखिए राजेंद्र यादव की ये जो तीनों कहानियाँ अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि
मैंने देखा है कि ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं ना, इनसे प्रश्न बन चुके हैं और इनको ऑप्शन में भी रखा गया है। वही देखिए, निर्मल वर्मा का भी जो जन्म है 1929 में हुआ और 2005 में इनका देहांत हो गया। देखिए, परिंदे जो है इनकी कहानी संग्रह है, 1960 का है। जलती झाड़ी 1965 ईस्वी की रचना है इनकी। पिछली गर्मियों में 1968 ईस्वी की कहानी है। तो निर्मल वर्मा भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं इस लिहाज से। राजकमल चौधरी, इनका भी जन्म 1929 में हुआ और 1967 में इनका देहांत हो गया। मछली जाल प्रतिनिधि कहानियाँ, एक अनार, एक रोहगार और स्वर्गगंधा आदि, ये सारी जो है राजकमल चौधरी की रचनाएं हैं। देखिए, इनके जो डेट ऑफ बर्थ है आप इनको भी याद कर लीजिए, क्योंकि सीक्वेंस में लगाने के लिए आते हैं। वही देखिए, दूधनाथ सिंह 1936 से 2015 कहानी आंदोलन के प्रणेताओं में से माने जाते हैं। सपाट चेहरे वाला आदमी 1967 ईस्वी की रचना है। सुखांत 1971 ईस्वी की रचना है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र 2002 ईस्वी की रचना है और दूधनाथ सिंह की रचना है। वही देखिए, प्रश्न है कि डॉक्टर नामवर सिंह ने दादी माँ शिवप्रसाद सिंह को हिंदी की पहली नई कहानी और निर्मल वर्मा के प्रथम कहानी संग्रह परिंदे 1960 ईस्वी को नई कहानी की पहली कृति माना है। तो देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी कहानी ठुमरी कहानी संग्रह में संकलित है? तो देखिए, ठुमरी कहानी संग्रह आपको पता होना चाहिए कि फणीश्वर नाथ रेणु का कहानी संग्रह है। और फणीश्वर नाथ रेणु जो है पहले आंचलिक उपन्यासकार माने जाते हैं। मैला आंचल 1954 ईस्वी की उनकी रचना है, जिसको पहली आंचलिक रचना मानी जाती है, पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है। और मैला आंचल जो है बहुत ही ज़्यादा प्रमुख रचना मानी जाती है एक तरह से। देखिए, आदिम रात्रि की महक जो है इन्हीं की रचना है। फणीश्वर नाथ रेणु की पंचलाइट भी इनकी रचना है। तीसरी कसम भी इनकी रचना है। और रसप्रिया भी इन्हीं की रचना है। तो देखिए, कौन कौन सी जो रचनाएं हैं ठुमरी में संकलित है। देखिए, आदिम रात्रि की महक कहानी ठुमरी कहानी संग्रह में नहीं है। तो आदिम रात्रि की जो महक कहानी है ना, ठुमरी कहानी संग्रह में संकलित नहीं है। बाकी ये जो रचना है फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। वही देखिए, एक आदिम रात्रि की महक फणीश्वर नाथ रेणु का एक अन्य कथा संग्रह है, मतलब कहानी संग्रह है। ठीक है। वही देखिए, 1967 में जो है इसका प्रकाशन हुआ है। इसमें इस संग्रह में कुल 14 कहानियाँ संकलित है। वही देखिए, इस संग्रह की कहानियाँ क्या क्या हैं। एक आदिम रात्रि की महक एक रेलवे कर्मचारी के नौजवान सहायक की ज़िंदगी पर आधारित है। जो कहानी है ये एक आदिम रात्रि की महक एक रेलवे कर्मचारी के नौजवान सहायक की ज़िंदगी पर आधारित है। और देखिए क्या है, तबे एकला चलो रे, गांव के एक ऐसे भैंस की कहानी जो राजनीतिक भूमिका अदा करती है। इसके अलावा इसमें संवादियाँ, जाहिद अली और टेबुल अक्ल और भैंस आदि कुछ मुख्य कहानियाँ भी संकलित है। तो तमे एकला चलो रे और ये जो संवादियाँ हैं, जाहिद अली, टेबुल है, अक्ल और भैंस आदि कुछ, ये जितनी भी कहानियाँ जो हैं आदिम रात्रि की महक में संकलित है। इसमें 14 कहानियों का संकलन हुआ है। और ये इस कहानी का जो कहानी संग्रह है 1967 में प्रकाशित हुआ था। देखिए, ठुमरी कहानी संग्रह जो है ना, उसका प्रकाशन 1959 में हुआ था, मतलब 60 में एकम 1959 में। और रचयिता की अगर हम बात करें तो फणीश्वर नाथ रेणु का ही है। ठुमरी शीर्षक से कोई कहानी न होते हुए भी इसीलिए लेखक ने इसका नाम ठुमरी नामक गायन विधा के नाम पर रखा है। तो ये जो ठुमरी है ना, ठुमरी क्या है, गायन विधा है। तो प्रश्न इससे भी बन सकता है कि ठुमरी नाम का कोई कहानी तो है नहीं फणीश्वर नाथ रेणु का, लेकिन इन्होंने ठुमरी एक गायन विधा है उस नाम से इस कहानी संग्रह का नाम क्या रख दिया, ठुमरी रख दिया, जिसमें मिश्रित भावों और रागों का निरूपण होता है, क्योंकि यह संग्रह विविध प्रकार और भाव वाली कहानियों का संग्रह है। वहीं देखिए, इस कथा संग्रह की सर्वाधिक प्रसिद्ध कहानी तीसरी कसम है। तीसरी कसम आपको पढ़ी होगी।
कि कितनी मज़ेदार कहानी है और कितनी अच्छी कहानी है कि जो उसमें नौजवान है हीरामन, वह 3 कस्में खाता है कि मतलब चोरी का माल नहीं ढोएगा, बांस की लदनी नहीं ढोएगा और नौटंकी की और औरत को नहीं ढोएगा, मतलब जो कंपनी की औरत को नहीं, कंपनी की औरत की लदनी भी नहीं उठाएगा। तो ये 3 कस्में वो खाता है और बहुत ही मज़ेदार कहानी है। इसको जब हम पढ़ते हैं, इसके ऊपर पिक्चर भी बनी है, तो आप इसको देख सकते हैं। वही देखिए, इस कथा संग्रह की सर्वाधिक प्रसिद्ध कहानी तीसरी कसम है, जिस पर शैलेंद्र ने एक फिल्म का निर्माण भी किया है। इसी तीसरी कसम नाम से किया है। इसी कहानी को आधार बना करके इस पर एक फिल्म भी बनाई है शैलेंद्र ने। फणीश्वरनाथ रेणु के अन्य कथा संग्रहों की अगर हम बात करें तो अग्निफोर 1973 की रचना है और इसमें 14 कहानियों का संग्रह किया गया है। वहीं देखिए, एक श्रावणी दोपहर की धूप 1984 ईस्वी का कथा संग्रह है। अच्छे आदमी 1986 ईस्वी का कथा संग्रह है। तो ये सारी जो है महत्वपूर्ण रचनाएं हैं फणीश्वरनाथ रेणु की। अगर हम देखें पात्र और कहानियों को देखें तो देखिए क्या है, प्रश्न है कि मालती जो है कौन सी कहानी की पात्र है, लक्ष्मण कौन सी कहानी का है, लतिका और चंपिया। तो मालती जो है आपको पता होगा, मालती गैग्रीन कहानी की पात्र है। और गैग्रीन कहानी किसकी है? गैग्रीन कहानी अज्ञे की है। इसको जो है रोज के नाम से पहले प्रकाशित किया गया था। लक्ष्मा जो है कोशिका घटवार का पात्र है। लतिका जो है परिंदे कहानी की पात्र है। और चंपिया जो है लाल पान की बेगम की पात्र है। तो देखिए इसका जो सही है उत्तर वो यही है। मालती किसकी है? गैग्रीन की है। लक्ष्मा कोशिका घटवार, लतिका परिंदे और चंपिया जो है लाल पान की बेगम। वहीं देखिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे। गैग्रीन है क्या? देखिए अज्ञे ने जब ये कहानी लिखी थी तो गैग्रीन को सबसे पहले रोज नाम से प्रकाशित किया गया था। गैग्रीन एक तरह की बीमारी है जिसको मालती का जो पति है डॉक्टर है, वह एक गांव में आया है, वहाँ पे गैग्रीन नामक बीमारी फैली है, उसका इलाज करता है। तो ये जो है इस कहानी में बताया गया है। देखिए क्या है, रचनाकार जो है सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य अज्ञे की कहानी है। 1990 में इसका प्रकाशन हुआ है। वहीं देखिए अन्य ये कहानी रोज शीर्षक से अज्ञे के कहानी संकलन विपथगा के पहले संस्करण में संकलित है। तो सबसे पहले इसका संकलन कहाँ हुआ? रोज कहानी के संकलन से हुआ। विपथगा कहानी संग्रह में 1990 में हमें देखने को मिलता है। देखिए विपथगा के 5वें संस्करण में नेशनल पब्लिशिंग हाउस दिल्ली द्वारा यह गैग्रीन शीर्षक से प्रकाशित हुआ। तो यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि रोज जो है गैग्रीन कहानी से कब प्रकाशित हुई? तो विपथगा के 5वें संस्करण में नेशनल पब्लिशिंग हाउस दिल्ली द्वारा यह जो कहानी है ना गैग्रीन शीर्षक से प्रकाशित हुई। और देखिए इस कहानी में अज्ञानी मध्यवर्गीय जीवन के नित्य की दिनचर्या के कारण व्यापक एक रास्ता तथा उबाऊपन को चित्रित किया गया है। इस कहानी को नई कहानी की पूर्व पीठिका के रूप में जाना जाता है। प्रमुख पात्र जो है मालती है, उसका पति जो है डॉक्टर है महेश्वर है, उसका बेटा जो है टीटी है और लेखक। इसमें 4 ही पात्र हैं और ये चारों जो हैं महत्वपूर्ण पात्र हैं इस कहानी के। वहीं देखिए परिंदे निर्मल वर्मा की कहानी संग्रह भी है और कहानी भी है। देखिए रचना जो है परिंदे का कहानी संग्रह का 1960 में इसका प्रकाशन हुआ है। अन्य अगर हम देखें तो इस संग्रह में 7 कहानियाँ हैं परिंदे में। इसका विषय मध्यवर्गीय जीवन में व्यापक अकेलापन, सभी चरित्र न सिर्फ अकेले बल्कि कभी न खत्म होने वाला इंतजार से बोझिल, उदास व टूटे हुए हैं। वहीं देखिए इसके जो पात्र हैं वे कौन है? लतिका जो कि नायिका है इस कहानी की और उसके ही जीवन में अकेलापन है जो कि गिरीश नेगी के मर जाने के कारण होता है। गिरीश नेगी जो होता है वह एक सैनिक होता है जिसकी अकाल मृत्यु हो जाती है। एक तरह से अकाल मृत्यु क्या, सेना में वो शहीद हो जाता है। डॉक्टर मुखर्जी है जो कि देखिए लतिका जो है एक टीचर का काम करती है, ठीक है, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाती है। और देखिए डॉक्टर मुखर्जी उसी स्कूल में, मिस्टर यूवर्ट भी उसी स्कूल के हैं और करीमुद्दीन जो है उस स्कूल में एक तरह से नौकर है, ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। लाल पान की बेगम फणीश्वरनाथ रेणु की रचना है, 1956 ईस्वी की रचना है। ये कहानी ठुमरी संग्रह में संकलित है जिसका प्रकाशन इलाहाबाद से प्रकाशित कहानी पत्रिका में 1957 ईस्वी के अंक में हुआ था।
तो ठुमरी का जो प्रकाशन है इलाहाबाद में प्रकाशित हुआ था पत्रिका में, ठीक है, 1957 में इसका प्रकाशन हुआ था। और इसके जो पात्र है बिरजू की माँ, देखिए बिरजू की माँ है, मखनी बुआ है, गंजी की पुतोहू चंपिया और बिरजू। बिरजू और चंपिया जो है भाई बहन है और उसकी माँ है, और जो बिरजू की माँ है ना वही लालपान की बेगम है, ठीक है। इसमें एक मेले का दृश्य दिखाया गया है कि जब गांव में जब मेला लगता है तो उसमें जाने के लिए लोग किस प्रकार से उत्साहित होते हैं और किस प्रकार से मतलब मेले में जाया जाता है, तो इन सभी चीज़ों का चित्रण जो है इसमें हमें देखने को मिलता है। कोसी का घटवार, कोसी का घटवार शेखर जोशी की कहानी है, 1958 में इसका प्रकाशन हुआ है। और देखिए ये कहानी सामाजिक पिछड़ेपन की वजह से अधूरे रह गए प्रेम पर आधारित है। जो सामाजिक पिछड़ापन है ना, जो गांव में जाति प्रथा या मतलब समाज में जो मतलब एक तरह कहानी को जीवंत बनाता है, मतलब बहुत ही अच्छा लगता है जब इस कहानी को पढ़ते हैं। इसके जो प्रमुख पात्र है लक्ष्मणा है, साइंस है, ये सारे इसके प्रमुख पात्र है। परिंदे कहानी, परिंदे जो है कहानी संग्रह भी है, कहानी संग्रह तो ये चीज़ें द्वारा और लाल पानी ये के कहानी संग्रहों को देख लेते हैं। तो एक कहानी संग्रह विपदगा 1935 का है, परंपरा 1940 का है, कोठरी की बात 1945 का है, शरणार्थी 1948 का है, जयदोल 1951 का है, ये प्रतिरोध 1961 का है, और अमर वल्लभी 1945 का। अमर वल्लभी जो है देखा जा सकता है तो 1945 का अध्यय का कहानी संग्रह है, ये आपको पता होना चाहिए। शेखर जोशी के कहानी संग्रहों को भी कोसी का घटवार, कोसी का घटवार जो है कहानी संग्रह है और 1958 में शेखर जोशी के द्वारा प्रकाशित किया गया है। 7 के लोग 1978 ईस्वी, हलवाला 1981 ईस्वी, मेरा पहाड़ 1989 ईस्वी, नौरंगी बीमार है 1990 ईस्वी और डांगरी वाले 1994 ईस्वी। कहानी है निर्मल बरुआ की कहानी संग्रहों को देखिए। जलती झाड़ी 1965 ईस्वी की रचना है जयपुर वर्मा की, और पिछली गर्मियों में 1968 ईस्वी कहानी संग्रह है ये सारे। और बीच बहस में 1973 ईस्वी की है। कौए और काला पानी 1983 ईस्वी, सूखा तथा अन्य कहानियाँ 1995 ईस्वी, और पनिश्वर नाथ रेणु के कहानी संग्रहों को भी हमने देख लिया था। ठुमरी 1959 ईस्वी, आदिम रात्रि की नद 1967 ईस्वी, अग्निखोर 1973 ईस्वी, और एक श्रावणी दोपहर की नूर 1984 ईस्वी, और अच्छे आदमी 1986 ईस्वी। ये सारे महत्वपूर्ण तथ्य थे जिन पर मुझे आपसे चर्चा करनी थी, और आप इन सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को याद कर लीजिए, क्योंकि इनको आपको याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक आपको ये सारे पॉइंट पता नहीं होंगे, ये पॉइंट ये याद नहीं होंगे, आप सही उत्तर को कैसे मतलब कर सकते हैं। तो आपको इन सभी चीज़ों को याद करना पड़ेगा, और इन सभी चीज़ों को समझ के याद करने की कोशिश कीजिए। याद करने का सबसे अच्छा फॉर्मूला है, पहले आप एक रचनाकार की सारी कहानियों को याद कर लीजिए, उसके बाद उसके डेट को याद कर लीजिए, तो जितनी भी कहानियाँ हैं आपको आसानी से याद हो जाएंगी। मुझे पता है सिलेबस बहुत बड़ा है, सारी चीज़ें याद नहीं हो सकती, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो PYQs में बार आ रही हैं, कम से कम हम उन सभी चीज़ों को तो तैयार कर ही लें। हमारा जो सिलेबस है, अगर हमारा 70% कम्प्लीट है ना, तो 30% वो हमारे ऊपर होता है कि हमने कितनी गहराई से चीज़ों को समझा था, पढ़ा था, और वही जो चीज़ है NTA UGC चाहती है, क्योंकि आप असिस्टेंट प्रोफेसर PhD करने की योग्यता रखने के लायक बनने जा रहे हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें जो पता होनी चाहिए। तो इसकी जो PDF है मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हैं, और बहुत सारी जो PDF है वहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल है। अगर आपने कोई नोट्स नहीं बनाए हैं तो आप वहाँ पे जाकर जोड़ के बहुत सारी चीज़ें जो है रिवाइज कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छा कर सकते हैं।
तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। तो आप मेरे साथ बने रहिए और साहित्य गुरु चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जो हिंदी साहित्य से जुड़े हैं, जो TGT, PGT, DSSSB, KBS मतलब किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम या किसी भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम से जुड़े हुए हैं जो कि हिंदी साहित्य से संबंधित है। तो आप उनके साथ ये वीडियो साझा कीजिए और उनके साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। टेलीग्राम भी जो है ज्वाइन कर लीजिए, वो भी आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगा। जब तक आप कॉम्पिटिशन नहीं क्लियर कर लेते, जब तक आप बने रहिए मेरे साथ, आपका एक ना एक दिन जो कॉम्पिटिशन, जिस भी कॉम्पिटिशन की आप तैयारी कर रहे हैं निकल जाएगा। मुझे लगता है कि अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हैं तो कम से कम अगर आप 1 साल लेंगे तो आप 1 साल में जो है नेट जो है क्वालिफाई कर लेंगे, JRF क्वालिफाई कर लेंगे। तो आप साहित्य गुरु चैनल के साथ बने रहिए और चीज़ों को समझते रहिए, याद करते रहिए। और स्वतंत्रता दिवस भी बहुत पास आ चुका है और 26 अगस्त को हमारा एग्ज़ाम है, तो उन सभी चीज़ों को हम ध्यान में रखते हुए पढ़ाई में कोई कसर नहीं करेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।